अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोग अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और फर्दर इसकी हमने लॉस को देखा न्यूक्लियर रिएक्शंस के, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम्स एंड मास एनर्जी, कि ये सब किस तरीके से कांस्टेंट रहते हैं हमारे पास बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शंस में कोई चेंज नहीं आता। इसके अलावा हमने जो है इसकी फर्दर एग्जांपल्स क्यू वैल्यू देखी थी और हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन देखी थी और वो कहाँ कहाँ कर होते हैं वो हमने देखा था। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, कितनी ट्रिगर कितने तरह की टर्स के डीकेज होते हैं उसको शॉर्टली हमने देखा था। ये कि अब हम उसकी जो फर्दर ब्रीफली डिस्कशन है अब उसको हम वो पढ़ने जाएंगे। रेडियो एक्टिविटी पे जो काम किया था वो सबसे ज़्यादा जो है वो पेरी कॉरी और हेनरी बेगेरियल ने किया था। लेकिन जो रेडियो एक्टिविटी की असल जो डिस्कवरी है वो हेनरी बेगेरियल ने की थी हादसाती तौर पे, कि उसने जो है कुछ पोटेशियम सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, सो उनको उसने ये डिस्कवर किया था, उसमें से कोई इनविजिबल रेडिएशन से मिट आउट हो रहे थे और वो उसको सब कुछ कहाँ पर मिला था, जब उसने किसी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट से उसको लाइट एक्सक्लूड करती हुई नजर आई थी। इस तरह के काफ़ी सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसने देखे और उसने ये कंक्लूड किया कि लाइट जो है रेडिएशन जो है इन फॉर्म ऑफ लाइट इमिट आउट होती है क्रिस्टल्स से फॉर न्यू टाइप, जिसको कोई फर्दर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो पेनिट्रेट करते हुए एक जगह से दूसरी जगह गुजर जाते हैं और ना सिर्फ आयनाइज होते हैं बल्कि इसमें कई तरह के दूसरे भी इमिशंस होते हैं हमारे पास। इसमें स्पॉन्टेनियस और हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन भी होता है। स्पॉन्टेनियस इमिशन जो कि खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, ज़्यादातर ये जो है हमारे पास यूरेनियम में पाया जाता है। यूरेनियम को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने एटॉमिक मॉडल एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए, और अगर हम बात करना चाहें अपने अल्फ़ा बीटा गामा डीके में तो वहाँ पर जो है ज़्यादातर हम यूरेनियम को स्टडी कर रहे होते हैं। यूरेनियम के बॉम्बार्डिंग से हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स भी क्रिएट होते हैं, जिसको हम असल में रेडियो एक्टिविटी कह रहे होते हैं। रेडियो एक्टिविटी जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जब हमारे पास एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो तो वहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो असल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे पास रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में अल्फा बीटा डीटा गैमा के प्रोसेस में काम आते हैं। ठीक है, फिर हमने ये देखा था अल्फा बीटा गैमा डीके में से कौन से ज़्यादा जो है वो अल्फा डीके में से कौन से पार्टिकल्स क्रिएट होते हैं। अल्फा हीलियम न्यूक्लाई के जो होते हैं वो 4 पार्टिकल्स 4 मास नंबर 2 एटॉमिक नंबर होता है उसका, 4 आपका मास नंबर होता है। अल्फा पार्टिकल्स यानी अल्फा डीके में से हमारे पास हीलियम न्यूक्लाई जो है इमिट आउट होता है। बीटा में से दो तरह के होते हैं, एक बीटा इमिशन होता है यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं जिसको हम बीटा नेगेटिव इमिशन कहते हैं, उसमें एंटी एंटी न्यूट्रिनो भी क्रिएट होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास बीटा पॉजिटिव भी होता है जिसमें हमारे पास न्यूट्रिनो इमिट आउट होता है और साथ उसके साथ पॉजिट्रॉन इमिट आउट होता है। पॉजिट्रॉन जो है असल में इलेक्ट्रॉन का जो है वो ऑपोजिट होता है। इसके अलावा गामा डीके अभी तक हमने नहीं देखा, वो हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं। अच्छा, बीटा डीके में हमारे पास दो तरह के हमने बीटा पॉजिट्रॉन और बीटा इमिशन हमारे पास देख लिया हमने, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। इसके अलावा वहाँ पर एक और मोड भी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहलाता है, उसको हम बहुत अच्छे तरीके देखेंगे। बात मैं कह रही थी आपसे पॉजिट्रॉन की। पॉजिट्रॉन जो है लाइक इलेक्ट्रॉन ही होता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम उसको एंटी पार्टिकल कहते हैं इलेक्ट्रॉन का। नाउ वी हैव टू मूव ऑन दैट पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा हमारे पास जो होती है वो ऐसे पार्टिकल्स की होती है या ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की होती है जो कि हाईली एनर्जेटिक होते हैं, लाइक आपके पास गैमा रेज हों, एक्स रेज हों एंड फर्दर ऑन एंड यूवी रेडिएशंस हो। अल्फा बीटा जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं होते, लेकिन अल्फा जो है हमारे पास हाईली आयनाइजिंग पार्टिकल होता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं रेडियो एक्टिव डी के अलावा हम देख चुके हैं जिसका हमने फर्दर न्यूमेरिकल्स भी अटेंड कर लिए थे। तो अब हम देखने जाएंगे हमारे पास जो है एक्टिविटी क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है, अनडीकेड जो है न्यूक्लाई क्या होता है, डॉटर न्यूक्लाई क्या होता है, पैरा न्यूक्लाई क्या होता है, ये हम देख चुके थे। जो पैरा न्यूक्लाई होता है वो हमें मिल रहा होता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने से पहले, और जो आफ्टर रिएक्शन जो हमें जो चीज़ मिल रही है वो असल में डॉटर निकला होता है, जो पैरा निकला है असल में बॉम्बार्डिंग के बाद टूट जाता है। तो हमारे पास अब हम जो देखने जा रहे हैं एग्जांपल्स, ये मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, तो ये फर्दर इसको मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगी। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो हमारा असल कंसर्न है। सॉरी, मैं आई हैव टू मूव ऑन द अदर
ओके, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस इमिशन भी हमने देखा था। ये कि फर्दर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये होता क्या है। स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस इमिशन की जैसे मैंने आपसे बात की, वो खुद ब खुद होता है हमारे पास। जो लेज़र की अगर हम वर्किंग आउट करें, लेज़र हीलियम नियॉन लेज़र की, तो उसमें हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन, मेटास्टेबल स्टेट, स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस इमिशन का पता चलता है। मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हाई स्टेट में ज़्यादा नहीं रहता, वो 10⁻⁻8 सेकंड्स के बाद जो है वापस आ जाता है अपने ओरिजिनल जो उसकी स्टेट होती है वहाँ पर। स्टिमुलेटेड मिशन क्या होता है, हमने बात की थी। स्टिमुलेटेड मिशन एक ऐसी मिशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद जब वो वहाँ पर किसी फोटोन से इंटरेक्ट करता है, तो वो स्टिमुलेट करता है और लोअर एनर्जी स्टेट में वापस आ जाता है। तो उसमें जो है वो जो रेडिएशन से मेट आउट करता है, उसमें वो फोटोन अकर होते हैं। तो ऐसे इमिशन को हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इफ एन एटम आपके पास एक्साइटेड स्टेट में रहे और अचानक से जो है स्पॉन्टेनियसली डीके हो लोअर एनर्जी स्टेट में कुछ सम टाइम वाला, तो वो एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसको हम कहते हैं कि इन फॉर्म ऑफ अ रैंडम डायरेक्शन। वो किसी भी डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर वो किसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऑर्बिट में है और उसको आना है डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में, तो वो उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा और रैंडमली उस प्रोसेस में वापस आ जाएगा। तो ये खुद ब खुद होता है ये सारा। स्टिमुलेटेड तो खुद नहीं होता, लेकिन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऐसा होता है कि वो खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। अब हम चलते हैं लास्ट, अब अल्फा डीके की तरफ। अल्फा डीके हमें क्या बता रहा होता है। A nucleus putting an alpha particles helium loses two protons and two neutrons। अल्फा डीके में क्या होता है कि आपके पास हीलियम का पार्टिकल क्रिएट होता है, एमिट आउट होता है, जिसमें आपके पास दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर z डिक्रीजेस बाय 2। तो इसमें जो है क्या होता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर का क्रिएशन हम कैसे बता सकते हैं कि आपके पास ये अगर मैंने लिखा हीलियम 4 2 He4, तो ये आपके पास ए होता है, ये आपके पास मास नंबर होता है, ये आपके पास जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है, जो कि मुझे किसको बता रहा होता है, एटॉमिक नंबर असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो ऊपर वाला 4 होता है, ये हमारे पास प्लस होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अच्छा, ये बता रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है हमारे पास दो जो है लॉस हो जाते हैं, जेड डिक्रीजेज, यानी एटॉमिक नंबर में हमारे पास कमी आ जाती है इसके, डिक्रीजेज बाय 2। देन द मास नंबर ए डिक्रीजेज बाय 4। तो ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स खत्म हो जाएं, तो एटॉमिक लॉस हो जाएं, अल्फा डी के लॉस करिए, तो होगा क्या कि आपके पास दो यानी कहने का मतलब है कि अगर एक ऐसा न्यूक्लियाई जो कि अल्फा पार्टिकल को इमिट आउट करता है, तो उसमें क्या होता है कि दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स का लॉस होता है, जिसकी वजह से जो हीलियम न्यूक्लियाई है उसके दो प्रोटॉन्स जो है वो लॉस करता है, या मैं कहूँ मास नंबर में 4 नंबर्स का डिक्रीज आता है। व्हेन द न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीज बाय 2, द डीके कैन बी रिटन एज, यानी अगर न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 2, तो आपके पास डीके किस तरह का होगा, इस तरह का प्रोसेस होगा। यानी आपके पास एक रिएक्शन से पहले का जो न्यूक्लियाई है वो एक क्या है, आपके पास पैरा न्यूक्लियाई है। वो पैरा न्यूक्लियाई आफ्टर रिएक्शन वो इस तरीके से टूट जाएगा। जब वो टूटेगा तो अल्फा पार्टिकल क्रिएट होगा, यानी आपके पास जो अल्फा डीके में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई इमिट आउट होगा, और जो पार्टिकल पार्टिकल हमारे पास जो पैरा न्यूक्लियाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में टूटा है, और एक न्यू हमारे पास अपकमिंग जो है फोटोन सॉरी जो इमिशन आउट हो इमिट आउट हुए वो मिला है। यानी यहाँ पर जो पैरा न्यूक्लियाई डॉटर न्यूक्लियाई में, तो उसमें 4 मास नंबर और 2 जो है एटॉमिक नंबर का लॉस हुआ है। फिर एक्स इज कॉल्ड पैरान्यूक्लियाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स पैरान्यूक्लियाई है और वाई क्या है आपके पास डॉटर न्यूक्लियाई। जनरल रूल है आपके पास एक्सप्रेशन का, जिसमें हमें ये बता रहे हैं द सम ऑफ द एटॉमिक नंबर्स ए must be the same on both sides of the decays and the sum of the atomic numbers z must be the same on the both sides of the decay। जैसे आपको नजर आ रहा है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों साइड पे आप देखो तो आपके पास सेम है। अगर 4 यहाँ पे है तो जो यहाँ पर होगा वही आपके पास दोनों साइड पे सेम होगा। एग्जाम्पल ले लिया हमने यूरेनियम की या हमने रेडियम की लिए, और बोथ अल्फा एमीटर्स, दोनों क्या है, अल्फा पार्टिकल्स क्रिएट करते हैं, यानी हमारे पास हीलियम क्रिएट होकर मिलता है एनडी के अकॉर्डिंग टू द स्कीम। अब इसकी जो है हमारे पास क्या है, इक्वेशन दिखाई गई है। अब यहाँ पर देखें आप, इसका 230 है इसका मास नंबर है, इसने जो है 92 इसका एटॉमिक नंबर है। जब ये पैरान्यूक्लियाई टूट गया बम्बार्डिंग के बाद किसी न्यूक्लियाई से, तो क्या हुआ कि आपके पास थोरियम और हीलियम न्यूक्लियाई हमें जो है मिला है, जिसमें इसने 234 और 90 यानी 2 मास नंबर, इसमें 4 मास नंबर और 2 एटॉमिक नंबर का लॉस हुआ, और हमें क्या मिला, हीलियम पार्टिकल जो है इमिट आउट हुआ है
तो हमें ये मिला है। अगर आप देखो तो ये 234 प्लस 4, मास नंबर भी यहाँ पर 238 है, 90 प्लस 2 एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर 92 है। तो दोनों साइड पे आपके पास एटॉमिक नंबर, मास नंबर आफ्टर एंड बिफोर रिएक्शन आपके पास क्या है, सेम है। इसी तरीके से रेडियम को आप देखो तो रेडियम में हमारे पास क्या हुआ है कि रेडियम जो है हमारे पास, ये अगर मैं इसको, सॉरी मेरे पास एक ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है बेटा, ये होगा 222। ठीक है, मेरा हैंग हो गया था इस वजह से कि ऐसा हुआ। अच्छा, मैंने आपसे की थी कि 4 मास नंबर में कमी आएगी और 2 एटॉमिक नंबर में कमी आएगी, तो आपको ये न्यू पार्टिकल मिला है और इसके साथ साथ हमें जो है हीलियम जो है, हीलियम नियोनेजर इमिट आउट हुआ है। सो हमारे पास जो है क्या हुआ है, So the decay of 2006 radium as shown in figure, जैसे आपको नजर आ रहा है, ये वाली डायग्राम देखें, यहाँ पर वाली डायग्राम में आपके पास जो मैंने आपसे कहा decay of radium is shown in figure, बीटा अल्फा को हमने जो है इस कलर से दिखाया है कि आपके पास जो है किस कहाँ पर जो है हमारे पास जो है इसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग दिखा है। ये जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर हमारे पास इसमें शो हो रहा है, और ये आपके पास जो है असल में एटॉमिक नंबर का है, और ये आपके पास क्या है, मास नंबर का है। तो यहाँ पर आप देखें जो ऊपर ऊपर तक जा रहे हैं, यानी 95 96 तक जा रहे हैं, यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि वो अल्फा पार्टिकल क्रिएट कर सकते हैं जिन पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर हमारे पास 95 से ऊपर और 80 से अबव हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, यानी 82 से फर्दर स्टार्ट हो 95 तक हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिटर्स होते हैं। अब हम चलते हैं, व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट, जब एक न्यूक्लियर एलिमेंट चेंज होगा दूसरा एलिमेंट हैपेंस, क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल अल्फा डीके होगा। दिस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस डीके कहेंगे। इज एन स्पॉन्टेनियस डीके रियलिस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द पैर न्यूक्लियस एंड आइसोलेटेड सिस्टम मस्ट बी कंजर्व्ड। जैसे कि हमने बात की कि हमारे पास जो हमने लॉस्ट पीरियड थे न्यूक्लियर रिएक्शंस के, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो चार्ज हो, मास नंबर हो, और जैसे कि आपके पास लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और ये सब जो चीज़ें हैं वो कंजर्व रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती। इसी तरीके से मास एंड एनर्जी रिलेशन, उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस में जो रियलिस्टिक एनर्जी होगी, मोमेंटम होगा पैरान्यूक्लाई का, वो भी क्या रहेगा, थ्रू आउट द आइसोलेटेड सिस्टम में कंजर्व रहेगा। और द फाइनल कंपोनेंट हमें जो मिलेगा ऑफ द सिस्टम आर द डॉटर न्यूक्लाई एंड द अल्फा पार्टिकल, इफ वी कॉल mx द मास ऑफ द पैरान्यूक्लाई, m by द मास ऑफ द डॉटर न्यूक्लाई। तो उसमें क्या क्या बता रहे हैं हमारे पास में कि डॉटर न्यूक्लाई कब मिलता है आपके पास, और जब आपके पास फाइनली आपके पास कोई चीज़ आ जाए तो होता क्या है कि आपके पास अल्फा पार्टिकल और डॉटर न्यूक्लाई में वो चीज़ टूट जाती है। इफ वी कॉल mx एट द मास ऑफ द पैरान्यूक्लाई, यानी mx क्या है आपके पास, पैरान्यूक्लाई, असल में x क्या पैरान्यूक्लाई है, तो उसकी उसके मास को हमने mx से जो है शो किया है, और जो डॉटर न्यूक्लाई है उसके हमने मास को my से शो किया है। इसी तरीके से अल्फा पार्टिकल के मास को हमने ma से शो किया है। तो हमारे इस डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की इक्वेशन को हम ऐसे शो कर सकते हैं कि Q वैल्यू हमारे पास बराबर है mx माइनस my माइनस m अल्फा होल ब्रैकेट सी स्क्वायर, यानी कितना एनर्जी की वैल्यू जो हमारे पास क्या हुई कि इमिट आउट हुआ है, वो हमने ये लिख दी है। The energy Q is in joules. The energy Q is in joules. द एनर्जी क्यूज इन जूल्स एंड द मासेस आर इन किलोग्राम्स। अच्छा, एनर्जी हमारे पास जूल्स में होगी लेकिन मास हमारे पास किलोग्राम्स में होते हैं। और सी किस में होता है, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि हमारे पास रेडिएशन जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लाइट जो ट्रेवल करती है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ व्हेन द, तो हमारे पास ये जो हमने रिलेशन यूज किया असल में मास एनर्जी रिलेशन है आइंस्टाइन का। व्हेन द मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स वेयर क्यू कैन बी रिकॉर्डेड एट MeV यूजिंग द एक्सप्रेशन। अब हमारे
पास होता क्या है कि आपके पास मासेस जो है एक्सप्रेस होते हैं एटॉमिक मास यूनिट्स में, लेकिन क्यू की जो वैल्यू होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम शो करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यूनिट से हमने क्या किया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो होता क्या है आपके पास कि आपने यहाँ पर क्या किया है इसको, कि जब आप इसको शो करते हैं तो आपके पास ये चीज़ें होती कैसे हैं कि हमारे पास, मैं इसको चीज़ को आपको आखिर में बताऊंगी, पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। The disintegration equation is the amount of rest energy transformed appears in the form of kinetic energy in the daughter nuclei and the alpha particles in some type referred to as q value of the neutron nuclei। यही ये पर कह रहे हैं कि ये जो डिसइंटीग्रेशन इक्वेशन है, ये असल में ये जो इक्वेशन है दोनों, तो ये क्या बता रही है, ये हमारे पास सी स्क्वायर की जो वैल्यू है ये मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है पर यूनिट चार्ज। तो हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन है वो असल में हमें बता क्या रही थी, रेस्ट ऑफ मास एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर बता रही होती है, जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी डॉटर न्यूक्लाई की और हमारे पास अल्फा न्यूक्लाई की एनर्जी होती है, यानी रेस्ट मास एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, रेस्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्म एंड, यानी हमारे पास जो तरह की चीज़ होती है, हमारे पास जो है एक पार्टिकल क्रिएट हो रहा होता है डॉटर न्यूक्लाई का, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, अल्फा पार्टिकल्स इमिट आउट हो रहे होते हैं। तो हमारे पास रेस्ट एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन की हमें दिखा रही है, और काइनेटिक एनर्जी का हम पैरामीटर अल्फा पार्टिकल का दिखा रहे हैं कि कितनी एनर्जी आफ्टर रिएक्शन हमारे पास ट्रांसफॉर्म होकर आ रही है। और इसी चीज़ को हम क्या कह रहे होते हैं, उस न्यूक्लियर डीके का क्यू वैल्यू कह रहे होते हैं। अगर हम इस केस को कंसिडर करें किसके, रेडियम के 226 के डीके को, तो इसमें पेरेंट न्यूक्लाई जो है उसमें पहले जो है रिएक्शन से पहले क्या होता है, रेस्ट की हालत में होता है, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसको हम कितनी कह रहे हैं कि इसकी टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर क्रिएशन क्या बन जाएगी, 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो किससे रिलेट करेगी, अल्फा पार्टिकल से रिलेट कर रही होगी, ठीक है। बिकॉज द पार्टिकल्स इज मच लेस मैसिव दैन द डॉटर न्यूक्लाई, क्योंकि जो पार्टिकल होगा वो बहुत ही कम मास का होगा हमारी डॉटर न्यूक्लाई से। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो है उसको उसकी इसकी कुछ ना कुछ इसकी भी एनर्जी होगी, बिकॉज हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है वो एसोसिएटेड किससे, पार्टिकल से, हमारे पार्टिकल से रिलेटेड है। तो पार्टिकल की जो एनर्जी, हमारे अल्फा पार्टिकल की एनर्जी वो असल में लेस मैसिव होगी किससे, इस डॉटर न्यूक्लाई से, यानी इससे कम इसका मास होगा, क्योंकि ये कितने हैं, 222, इसका जो मास नंबर है वो 222 है, जबकि इसका क्या है 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज बिकॉज द सिस्टम इज आल्सो आइसोलेटेड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम भी क्या है, कंजर्व्ड है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल ए लाइटर न्यूक्लाई होता है और रिकॉइल कर रहा है वो हायर स्पीड देन दोस देन दस द डॉटर न्यूक्लाई, ठीक है, हैव टू स्पीड हायर स्पीड देन द डॉटर न्यूक्लाई। तो ये हमारे पास यही बात है कि आपके पास अगर जो भारी चीज़ होती है और जो हैवी चीज़ होती है, फ़र्क होता है। हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है वो लाइटर पार्टिकल है, और जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लाई है RN, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमने बात किसकी की, हमने रेडियम के पार्टिकल की डीके की बात की है 226। जो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आई थी ना यूरेनियम के अलावा, जो हमने डीके दिखाया था उसमें, तो हमें RN222 उसका भी मिला था, और हीलियम न्यूक्लियर में मिला था 4, ठीक है। तो हमारे पास उसका मास नंबर हीलियम का है 4 है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी कितनी कम है, 4 पॉइंट, तो वो लेस लाइटर मैसिव है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पीड, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम बात करें RN की, जो कि हमारे डॉटर न्यूक्लाई है, उसका मास नंबर कितना है, 222, तो वो डॉटर वो पार्टिकल क्या होगा, वो एक हैवी पार्टिकल है, तो उसको जो है उसकी वो इतनी जल्दी से ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसका मतलब है जनरली जो हम ये चीज़ें पढ़ के आ रहे हैं, जो लेस मैसिव पार्टिकल्स होते हैं वो कैरी ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी न्यूक्लियर के, उनके पास एनर्जी होती तो है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली अगर ऑब्जर्वेशन हम देखें, शोज अ नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जीज, उसमें डिस्क्रीट एनर्जीज यानी हट नंबर्स ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी होती है कभी भी सेम नहीं रहती, रादर देन अ सिंगल एनर्जी, बिकॉज द डॉटर न्यूक्लियर मे बी लेफ्ट इन एक्साइटेड क्वांटम स्टेट आफ्टर डीके। बिकॉज हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिंगल एनर्जी, हम ये बात यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऐसे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पे हम लोग कंसर्न कर रहे होते हैं जिसमें पार्टिकल्स हमें जो है नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जीज की चीज़ें दिखा रहा होता है, क्योंकि इसमें कोई एक पार्टिकल नहीं होता, उसमें नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्रिएट हो रहे होते हैं, और अल्फा पार्टिकल कोई एक पार्टिकल तो है नहीं, उसका मास नंबर 4 है हमारे पास, तो हमारे पास उसकी कोई एक सिंगल एनर्जी नहीं होती। तो इट्स मीन्स दैट द न्यूक्लियाई मे बी लेफ्ट इन द एक्साइटेड क्वांटम स्टेट आफ्टर डीके। तो वो हमारे पास जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो कहाँ रह जाएगा, एक्साइटेड क्वांटम स्टेट में रह जाएगा आफ्टर द डीके। अब आपके पास रिजल्ट में क्या हो रहा होता है, एज अ रिजल्ट नॉट ऑल द डिस्टिंग्विशन एनर्जीज अवेलेबल ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स एंड द डॉटर न्यूक्लियाई। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या चीज़ें मिल रही होती हैं, अगर आप ये सॉरी अगर आप सॉरी
अगर आप ये क्वेश्चन अगर ये डायग्राम आप देख लें जिसके मैंने आपसे रेडियम के क्रिएशन के बारे में बात करी थी, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। इस जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इसका जो हमारे पास बिकॉज बिफोर डी के ये रेस्ट की हालत में है। इसने भी बॉन्ड बॉन्डिंग किसी पार्टिकल ने नहीं की तो क्या होगा कि इसकी रेस्ट एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। लेकिन जैसे ही किसी आफ्टर बॉम्बार्डिंग हमारे पास इसके दूसरा पार्टिकल क्रिएट होगा और हीलियम न्यूक्लियर और हीलियम न्यूक्लाई हमें क्रिएट होकर मिलेगा, तो ये जाहिर है ये जो पैरान्यूक्लाई है क्रिएट तोड़ने के बाद आफ्टर डीके डॉटर न्यूक्लाई बन जाएगा और ये पार्टिकल, तो ये लाइटर न्यूक्लाई ये ज़्यादा तेजी से मूव करेगा और ये रहेगा। तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी, इसका कुछ मोमेंटम, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, इसका कुछ मोमेंटम, जाहिर है अलग होगा। तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी उस वक्त हमारे पास क्या है कि नॉट ऑल द डिस्टिंग्विशन एनर्जी, हमारे पास सारी की सारी कैसी काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल की फॉर्म में डॉटर न्यूक्लाई को नहीं मिलेगी। द emission of an alpha particle is followed by one or more gamma radiation discussed shortly and excited nucleus decay to the ground state। अभी कह रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल जो इमिशन होगा वो एक से ज्यादा गामा रे फोटॉन्स को भी शॉर्टली जो है, इससे फोटॉन्स एक्साइटेड न्यूक्लियस को भी थोड़ा सा मौजूद होगा क्योंकि ग्राउंड स्टेट में भी वो चीज़ जाती है। यानी कहने का मतलब है द इमिशन ऑफ अ पार्टिकल इज फॉलोड बाय वन और मोर गामा रेज फोटॉन्स, यानी हमारे पास सारा का सारा वो हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा सिर्फ अल्फा पार्टिकल का, बल्कि वो फॉलो करेगा वन और मोर गामा रेज को, जिसमें हमारे पास एक्साइटेशन जो है कहाँ पर हो रही होती है, एक्साइटेड स्टेट में हो रही होती है ग्राउंड स्टेट्स को लेकर। तो the observed state alpha particles energy represent evidence of the quantum nature of the nucleus and allow determinations of the energy of the quantum state। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जीज आ रही होती है, रैंडम एनर्जीज की बात करें हैं, वो असल में इसी से कंसर्न है कि हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल्स कोई एक खास एनर्जी नहीं होती बल्कि वो डिस्क्रीट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास हो रहा क्या होता है कि जो डॉटर न्यूक्लाई है वो हमारे पास एक क्वांटाइज नेचर फॉर्म के न्यूक्लियस को अलाउ करता है और उसकी मुख्तलिफ क्वांटम स्टेट्स की एनर्जी होती है। अगर हम एज्यूम कर लें क्यूरेनियम को, तो वो भी क्या है, कैन ईदर अल्फा पार्टिकल है, जब डीके होता है उसमें तो आइधर या तो उसमें प्रोटॉन मिलेगा या आइधर न्यूट्रॉन मिलेगा। द मास ऑफ द डीके प्रोटॉन उसका एक्सीड कर जाएगा पैरान्यूक्लाई से, यानी उससे ज़्यादा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू अ नेगेटिव क्यू वैल्यू। तो उस रिजल्ट में हमें क्या मिलेगी कि क्यू वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव है इसका मतलब प्रोपोज डीके डज नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। तो इसका मतलब है कि अगर क्यू वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डीके हुआ है वो स्पॉन्टेनियसली नहीं है बल्कि वो क्या है, स्टिमुलेटेड है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म, अगर हमें एक मैकेनिज्म पार्टिकल के मैकेनिज्म को स्टेट आउट करना है तो लेट्स मॉडल द पैरान्यूक्लाई एज अ सिस्टम कंसिस्टिंग। तो हमारे पास मॉडल न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस का मॉडल होता है उसको किसी सिस्टम के कंसिस्ट करके थ्रू हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर क्लासिकली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर पार्टिकल इज नॉट सफिशिएंटली लार्जर टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर सो द पार्टिकल शुड नॉट बी एबल टू एस्केप फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर वो कह रहा है कि आपके पास 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इज नॉट सफिशिएंटली लार्ज, यानी इसकी एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, सो द पार्टिकल शुड नॉट बी एबल टू escape फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो इसका मतलब है कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो वो गायब हो जाएगा। मस्ट बी एबल टू escape फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो शुड नॉट बी एबल टू escape फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वो क्या होगा कि escape नहीं होगा, गायब नहीं होना चाहिए उसको। इससे अगर इतनी ही है एनर्जी आपके पास सफिशिएंटली लार्ज, सो कम क्लासिकली ये बात है कि 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अल्फा पार्टिकल की एनर्जी जो होती है टू ओवरकम द एनर्जी बैरियर, यानी जो एनर्जी बैरियर हमें जो मिला हुआ है ना ये वाला 30 मेगा इलेक्ट्रॉन, ये असल में वो एनर्जी बैरियर है जो हमें ये दिया जा रहा है। तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी, अगर इससे ज़्यादा होगी तो ये हमें कोई ख़ास एनर्जी मिली हुई है तो ये इतनी एक्सीड करता है, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मिल जाएगी तो वो escape कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, सो द अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी फॉर्म्ड एज अ एंटिटी विद इन द न्यूक्लियस, यानी ये अपने विद इन ही वहाँ पर मौजूद रहता है। द डॉटर न्यूक्लियर दैट विल रिजल्ट फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम द, ये पिक फिगर है आपके पास, इसमें आपको नजर आ रहा है कि डॉटर न्यूक्लियर विल रिजल्ट व्हेन द अल्फा पार्टिकल एमिटेड हो रहे हैं। फिगर 44.d शो अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं आगे जाऊँ यहाँ पर, ये आपके पास डायग्राम है, सॉरी, तो ये आपके पास एक डायग्राम है,
ये एक डायग्राम है आपके पास जिसमें अल्फा पार्टिकल को दिखाया है कि एक स्मोक क्रिएटर आपने यूज़ किया डीके में। ये तो खैर उसकी एक एप्लीकेशन है। ये पीछे में अगर आपको देखूं तो ये वाली जो डायग्राम है ना, ओ सॉरी, मेरा लगता है लैपटॉप की कीज खराब हो गई हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इसकी। देन फिगर 4 ये जो हमारे पास प्लॉट है असल में पीछे वाला, ये हमारे पास जो प्लॉट है असल में इसमें हमें बताया गया है कि शो द प्लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्सेस सेपरेशन डिस्टेंस आर एंड बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द डॉटर न्यूक्लियस वेयर द डिस्टेंस मार्क आर इज द रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। ये जो रेंज दी हुई है आर से आर तक की, ये असल में न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है। इससे ज्यादा वो एक्सीड कर नहीं सकता और ये पोटेंशियल बैरियर का दिया हुआ है। ठीक है, द कर्व रिप्रेजेंट द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ द रिपल्सिव फॉर्मल फोर्स व्हिच गिव्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कर्व फ्रॉम आर टू आर एंड द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच कॉजेस द कर्व टू द नेगेटिव आर टू आर एज शोन इन फिगर 44.7। यानी इसमें दो चीजें आपको दिखाई हुई है। देखिए, एक तो इसमें इंडिटी दिखाई हुई है, दूसरी आपके पास अल्फा पार्टिकल्स का इस डायग्राम में पोटेंशियल एनर्जी का वर्सेस ग्राफ दिखाया हुआ है। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर आपके पास जो है वो न्यूक्लियर फोर्स का इसका बाइंडिंग दिखाया हुआ है। अब कह क्या रहा है कि वो इसमें शोज अ प्लॉट ऑफ वर्सेस सेपरेशन डी बिटवीन द अल्फा पार्टिकल्स एंड द डॉटर न्यूक्लाई। डॉटर न्यूक्लाई और अल्फा पार्टिकल के दरमियान की सेपरेशन दिखाई हुई है। where the distance marked r is the range of the nuclear force। यानी जो डिस्टेंस आपने मार्क किया हुआ है किससे, आर वाला, वो असल में किसका है, न्यूक्लियर फोर्स का है। और यहाँ से यहाँ तक का, और इसको तो इन्होंने ये जो यहाँ डिस्टेंस मार्क किया हुआ है ये असल में किसका है, न्यूक्लियर फोर्स का है। और ये जो कर्व है रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइंड इफेक्ट किसको, एक तो कूलम फोर्स को विच गिव्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कर्व पार्ट आर एन आर, ये पॉजिटिव पार्ट है। और ये कह रहा है कि इसका जो अट्रैक्टिव फासला होगा जिसमें हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, यानी नीचे वाला पार्ट जिसमें हमारे पास क्यू अप्रोक्सीमेटली क्या है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। टिपिकल इंटीग्रेशन जिसमें वो कह रहे हैं विच कॉजेज द कर्व टू बी नेगेटिव फॉर आर 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 एज शोन इन फिगर। और टिपिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हमारे पास क्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है, जिसमें हम ये कह रहे हैं विच इज द अप्रोक्सीमेट काइनेटिक एनर्जी। यानी ये पूरी की पूरी असल में क्या है, पूरी की पूरी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, रिप्रेजेंटेड बाय द डैश लाइन इन फिगर 44। यानी जिस जो डैश लाइन से हम इस जो इसको मार्क किया हुआ है ना, ये हमारे पास असल में इसकी काइनेटिक एनर्जी है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इसमें चलते हैं, इसकी एप्लीकेशन है कि ये अल्फा पार्टिकल को हम लाइफ सेविंग एप्लीकेशन के यूज़ करते हैं। इज द हाउस होल्ड स्मोक डिटेक्टर शोन इन फिगर 44। अब यहाँ पर इसकी जो एग्जाम्पल दी हुई है, ये आपके पास आयनाइजेशन चैम्बर लगाए हुए, ये इसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स मौजूद है। यहाँ पर जो है इसको करेक्ट किया हुआ है किससे, मेटल प्लेट से करेक्ट किया हुआ है। ये अलार्म लगा है, ये करंट डिटेक्टर्स है और इसमें आइंस जो हैं मौजूद हैं। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि जो डिटेक्टर है कंसिस्ट ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर। आयनाइजेशन चैम्बर होंगे क्योंकि उसमें आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। सेंसिटिव करंट डिटेक्टर लगाया हुआ है और एक अलार्म लगा है। अब वीक आयनाइजिंग सोर्स, एक ऐसी सोर्स लगाई है जो कि वीक है, उसका 24195 AM। ये AM जो है एमनीशियम जो है, एमनीशियम एक हमारे पास एक वो होती है अल्फा पार्टिकल एमीटर्स जो है वो पार्टिकल्स क्रिएट करती है। 241 आयनाइजेज द एयर इन द चैम्बर ऑफ द डिटेक्टर यूजिंग क्रिएटिंग चार्ज पार्टिकल्स। इसको जो है आयनाइज किया हुआ है एयर के थ्रू इस चैम्बर में, जो कि चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट करती है, जिसका वोल्टेज मेंटेन कर रहे हैं हम बिटवीन द प्लेट्स इनसाइड द चैम्बर। सेटिंग अप द स्मॉल बट डिटेक्टेबल करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। जो आपके पास करंट डिटेक्टर लगा हुआ है इसमें हमारे पास स्मॉल बट कुछ ना कुछ करंट डिटेक्ट हमें मिलेगा एक्सटर्नल सर्किट में। आइंस अटैक जब हमारे पास आइंस गुजरना शुरू होंगे पूरे उसमें प्लेट्स के प्लेट से पहुंचेंगे। एज लॉन्ग एज द करंट इज मेंटेन, जैसे ही करंट मेंटेन होगा हमारे पास जो है अलार्म क्या होगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और स्मोक जो है ड्रिफ्ट होंगे चैम्बर्स में। द आयन बिकम्स अटैच टू द स्मोक पार्टिकल्स और हमारे पास आयंस अटैच किससे हो जाएंगे, स्मोक पार्टिकल्स से अटैच होंगे। दीज हमें पार्टिकल्स क्या होंगे, ड्रिफ्ट करेंगे एज लीडिंग टू द लाइटर आयंस, यानी लाइटर आयंस को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास विच कॉजेज अ डिक्रीज इन द डिटेक्टर करंट। हमारे पास जो करंट है उस वो डिक्रीज हो जाएगा। और एक्सटर्नल सेंसेस पे हमें क्या मिलेगी, सेंसेस दिस डिक्रीज इन करंट एंड सेट ऑफ द अलार्म। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, ये मैं आप लोगों को जो है अपने पास रिकॉर्डिंग्स पे भेज दूंगी अल्फा पार्टिकल्स की। और अब हम चलते हैं बीटा डीके की तरफ, इसकी फर्दर टाइप्स की तरफ, जिसमें हमारे पास डी टाइप्स के मोड्स मैंने आपसे बात की कि हमारे पास अच्छा
हमारे पास जैसे हम आइसोटोप्स की बात करते हैं, आइसोबार्स की, इसी तरीके से आइसोबार्स भी होते हैं। आइसोटोप्स में हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर में हमारे पास क्या हो रहा था, आइसोटोप्स हैव दीज नंबर्स जिसपे हैव डिफरेंट, आइसोबार्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर्स में डिफरेंट नंबर सेम आ रहा होता है, लेकिन इसका जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, वो सेम होता है। जबकि अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो हमारे पास जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी हमारे पास मास नंबर में वहाँ पर डिफरेंस आता है, और यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंस आता है वो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आता है। सो अब हम पढ़ते हैं बीटा डीके। बीटा डीके ये हमारे पास एक ऐसा स्पॉन्टेनियस यानी खुद ब खुद होने वाला डीके होता है जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो होते हैं चेंजेस होते हैं प्रोटॉन में, या मैं कहूँ प्रोटॉन्स चेंज होते हैं न्यूट्रॉन्स में। यानी कहने का मतलब है अगर आपके पास एक्सेस न्यूट्रॉन्स में है तो जाहिर है प्रोटॉन्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे, और अगर हमारे पास प्रोटॉन्स अगर एक्सेस में है तो वो किस में क्रिएट हो जाएंगे, वो प्रोटॉन्स जो है कुछ ना कुछ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में जो है चेंज हो जाते हैं बाय यूनिट वन। इलेक्ट्रॉन्स या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोपोज़िट्रॉन हमें मिलेंगे। तो हमारे पास अबाउट तकरीबन 900 न्यूक्लाई जो है उनकी डिस्कवरी हो चुकी है, जिसमें से सिर्फ 280 न्यूक्लाई जो हैं वो स्टेबल हालत में मौजूद हैं। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन अगर उसमें चेंजेस आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो एटॉमिक न्यूक्लाई क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो एन पार्टिकल जहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें क्या मिले, ज़्यादा तादाद में मिले, तो क्या होता है कि इनके रेशियो में जो है ना चेंजेस आ जाती है, और इनके रेशियो में जब ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो होता क्या है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो से हमारे पास वो स्टेबल स्टेट में उनका लिए आना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। एक प्रोटॉन अगर हमारे पास प्रोटॉन अगर न्यूट्रॉन्स से ज़्यादा है तो प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में, तो देन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ऑलवेज कम इन स्टेबल न्यूक्लियर स्टेट। तो वो क्या करता है कि हमारे पास वो स्टेट जो है उसको किस हालत में लाती है, हमेशा स्टेबल स्टेट में लाती है। तो अब क्या होता है कि आपके पास बीटा डीके कर होता है और किस में चेंजेस आते हैं, आपके पास एटॉमिक नंबर में चेंजेस आते हैं। इंक्रीजेस या तो वो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा बाय वन यूनिट, बट उसका जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है। तो मैंने आपसे क्या बात की कि मैंने आपसे बात की कि बीटा डीके क्या होता है, कि स्पॉन्टेनियस डीके होता है जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहा होता है, न्यूक्लियाई में चेंज आता है बाय 1 डिग्री, लेकिन उसका जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है। तो हमारे पास 3 मोड्स की हमने बात की बीटा डीके की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं आइसोबार्स की। 2 और मोर एटम्स जो होते हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स हैविंग जिसके मास नंबर जो सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। सो इन बीटा डीके हम क्या कहते हैं, हमारे पास सेपरेट अलग अलग जो है आइसोबार्स हमें मिल रहे होते हैं आफ्टर न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास हो क्या रहा होता है कि हमारे पास जो है जो कि चेंजेस आ रहे हैं वो एटॉमिक नंबर में चेंजेस आ रहे हैं, मास नंबर हमारे पास सेम रह रहा है। तो जो मास नंबर एटॉमिक नंबर में चेंज आ रहे हैं आफ्टर बीटा डीके, तो हमारे पास जो चीज़ें क्रिएट हो रही होती हैं वो अलग अलग हमें सेपरेट जो है ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर सम हमें न्यूक्लाई के सेपरेट आइसोबार्स मिल रहे होते हैं, और जो न्यू न्यूक्लियस आइसोबार होता है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट साइड, वो जो है हमें एक न्यू टाइप का मिल रहा होता है, क्योंकि जाहिर है हमारे पास जो है उसमें कमी आ जाती है, या तो वो प्रोटॉन या तो वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1 यूनिट, या वो इंक्रीज कर जाता है बाय 1 यूनिट। अब हम सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन में हमारे पास बीटा इलेक्ट्रॉन इमिशन को हम एक और नाम से चाहते हैं बीटा नेगेटिव टी के, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि उसमें होता ये हमारे पास कि जो है हमने जो इसमें एग्जांपल लिया है, हमने इसमें बेरियम की एग्जांपल ली है, बोरॉन की एग्जांपल ली है, जिसमें हमारे पास बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है, ठीक है। अब देखिए कि आपके पास इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो है आपके पास जो है इसके हमने आपसे बात क्या क्या की कि हमारे पास जो है, अब देखिए ये जो है जब ये पेरेंट न्यूक्लियाई टूट गया तो इसने क्या किया आपके पास, हमारे पास जो है इसमें एक इलेक्ट्रॉन फर्दर मतलब इसमें आ गया। अब इसमें जब आया इलेक्ट्रॉन का तो इसने जो क्या किया कि अब ये कार्बन बन गया। इसका मास नंबर जो है हमारे पास क्या था, इसके पास कमी थी, ठीक है, इसके पास कमी थी, तो इसका मतलब है इसके पास प्रोटॉन की कमी थी। इसने एक प्रोटॉन जो है क्या कर लिया, ले लिया, तो अब इसने कार्बन का बना दिया। मास नंबर सेम है, 12 था वही 12 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 5 से 6 हो गया। तो इट मीन्स हमारे पास जो है, और अब बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स हमारे पास रिजल्ट में क्या हुआ कि एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हुआ, वो इमिट आउट होगा और एंटी न्यूट्रॉन हमें मिलेगा। तो हमारे पास जो एनर्जी जो जब टूटने के बाद एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होगी, कुछ एनर्जी इसकी भी होगी, कुछ एनर्जी इसकी होगी, पूरी की पूरी। फर्दर हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कि पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ इसको मिली हो, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों पे इक्वल इक्वल रेशो हो, 60/40 का रेशो हो, या 40/60 का रेशो हो, या 80/20 का रेशो हो।
अब हम करते हैं कि हमारे पास हमने जो पीछे बात की थी कि वो हो क्या रही थी कि न्यूट्रॉन इज एन एक्सेस, सो वन न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। हमारे पास पीछे क्या है, प्रोटॉन एक्सेस में है। अगर आप देखो कि नीचे जो है एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास किस में बन रहा होता है, जो 5 शो हो रहा है बोरॉन का, वो 5 जो है सन में हमारे पास उसमें प्रोटॉन की कमी है, ऊपर 12 है। 12 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, बोरॉन में से 7 हमारे पास न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब है 5 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा एक्सेस में। तो क्या होगा, वो न्यूट्रॉन जो है एक्सेस में होने की वजह से उसमें से एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि अब प्रोटॉन जो है आफ्टर कन्वर्जन जब डीके होगा तो कार्बन में जो प्रोटॉन, तो हमारे पास प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो क्या होगा कि आपके पास 5 से 6 हो गए, तो कार्बन हमारे पास डीके में मिलेगा। अब ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर क्या था, ये अब मैंने आपसे एटॉमिक नंबर की बात की थी, यहाँ पर बोरॉन था, फॉर एग्जाम्पल बोरॉन है, ऊपर 12 था, नीचे क्या था 5, तो 12 माइनस 5, तो हमारे पास 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। तो अब क्या, एक न्यूट्रॉन है उसने कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, क्योंकि एक्सेस में है तो बीटा डी के हमें मिला, ठीक है। तो अब एक प्लस हो गया, यानी अब हमारे पास क्या हुआ कि एक प्रोटॉन हमारे पास जो पहले कम था अब वो ज़्यादा हो गया। तो आपके पास जो इमिशन होगा वो एंटी न्यूट्रॉनों का इमिशन होगा, और इमीटर इलेक्ट्रो एमीटर पार्टिकल इमिट आउट होंगे। फिर क्या हुआ, आपके पास ये जनरल इक्वेशन है, मैंने आपसे वही बात की कि हमारे पास क्या हुआ, न्यूट्रॉन जो है उसने क्या किया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ है, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 0 था, और वो जब वो कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन मिला, तो हमारे पास ये 1 हो गया, बीटा पार्टिकल्स इमिट आउट हो गए। ये जनरल इक्वेशन वही है जो ऊपर हमने डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन इमिशन द मास नंबर ऑफ द डॉटर न्यूक्लाई सेम एज द पैरा न्यूक्लाई, यानी इलेक्ट्रॉन इमिशन जो होगा हमारे पास मास नंबर जो डॉटर न्यूक्लाई का है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि वो सेम रहेगा एज द पैरा न्यूक्लाई, बट इट्स मास नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बाय 1 के। यानी हमारे पास क्या था, पहले इसका एटॉमिक नंबर इसका 5 था, मास नंबर इसका +1 हुआ, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर में हमारे पास क्या हुई कि इंक्रीमेंट हुआ है बाय 1 यूनिट। दिस इज बिकॉज क्योंकि इमिशन ड्यू टू इंटरनल स्टेबिलिटी की वजह से हुआ है इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में, क्योंकि हमारे पास असल में क्या हुआ है कि न्यूट्रॉन में मौजूद, न्यूक्लियस में मौजूद जो न्यूट्रॉन्स थे वो ज़्यादा तादाद में मौजूद थे, तो उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी की वजह से वहाँ पर इमिशंस एमिट आउट हुए, और वहाँ पर न्यूट्रॉन्स की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो क्रिएशन हुई है, न्यूट्रॉन जो क्रिएट हुआ है, वो न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट हुआ है वो प्रोटॉन में क्रिएट हुआ है, और जो पूरा प्रोसेस हुआ है इमिशंस का, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुए हैं टुगेदर विद अ पार्टिकल जो कि हमारे पास एंटी न्यूट्रॉन था, ठीक है। और जो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हुई है इस फर्दर प्रोसेस में, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन यानी बीटा इमिशन, बीटा नेगेटिव और बीटा नेगेटिव, ठीक है, और हमारे पास एंटी न्यूट्रॉनों को मिली है। अब आपके पास आता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं, और क्या होता है कि आपके पास वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होते हैं, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास प्रोटॉन की कन्वर्जन हो जाती है न्यूट्रॉन में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वहाँ पर डिक्रीज हो जाता है बाय 1 यूनिट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लाई डिक्रीज, मैंने आपसे क्या क्या देखो, अब बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके में क्या फर्क है। बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके में फर्दर फर्क क्या है कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर मास नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हुआ है बाय 1 यूनिट, जबकि हमारे पास जो बीटा पॉजिट्रॉन इमिशन है, बीटा पॉजिटिव इमिशन, यहाँ पर जो डॉटर न्यूक्लाई है उसमें जो है आपके पास कमी आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हो क्या ना, क्यों होकर होगा क्या, हो क्या रहा होगा, ये एटॉमिक नंबर कौन सा, ये वाला एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर कहलाता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रही हूँ आपसे। अभी मैं बात क्या कर रही हूँ आपसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को तो अभी आप भूल ही जाए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर में, यहाँ पर एटॉमिक नंबर में आपके पास क्या थी कि यहाँ पर जो है इंक्रीज हो रहा था डॉटर न्यूक्लाई का, जबकि आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पास डॉटर न्यूक्लाई का जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो रहा है बाय 1 यूनिट। तो आपके पास रिजल्ट में क्या मिल रहा है, रिजल्ट में आपके पास इमिशन जो हो रहा है वो पॉजिट्रॉन का इमिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का जो है मासेस तो सेम होते हैं, लेकिन प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है न्यूट्रिनो, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोड्यूस करता है एंटी न्यूट्रिनो, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो है डॉटर न्यूक्लाई का वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 यूनिट फ्रॉम द पैरा न्यूक्लाई, क्योंकि जब पैरा न्यूक्लाई टूटेगा तो उसमें क्या होगा कि आपके पास जो न्यूट्रॉन यहाँ पर अब क्या है, कम है, ज़्यादा तादाद में नहीं है। जो बीटा नेगेटिव था उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन्स एक्सेस तादाद में थे, तो वो उसमें से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा था, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा तादाद में है और न्यूट्रॉन कम तादाद में है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो है जो डॉटर न्यूक्लाई है उसके यूनिट में एटॉमिक नंबर में उस पर कमी वाकई होगी बाय 1 यूनिट, जिसकी वजह से आपको
आइसोबार्स भी प्रोड्यूस होंगे। इन द पॉजिट्रॉन इमिशन हमारे पास जो मास नंबर होगा न्यूक्लाई का वो डॉटर न्यूक्लाई के सेम होगा, यानी हमने बात क्या की थी कि मास नंबर हमारे पास सेम रह रहा है, डिफरेंस किस में आ रहा है, सिर्फ हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लाई में, क्योंकि वो जो एटॉमिक नंबर है पैरान्यूक्लाई का वो आफ्टर रिएक्शन वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 1 जब हमारे पैरान्यूक्लाई बन होगा। दिस बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है कि इमिशन में हमारे पास जो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी होगी, इंटरनल न्यूक्लियस की इंटरनल स्टेबिलिटी होगी, वो जो है उसमें होगा क्या कि प्रोटॉन जो है इनसाइड द न्यूक्लियस उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में, और जो पूरा फर्दर प्रोसेस होगा उसमें हमारे पास पॉजिट्रॉन और बीटा पॉजिटिव यानी जो न्यूट्रिनो है वो हमें रिजल्ट में मिलेगा, और वो एनर्जी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एनर्जी जो है वो शेयर करेंगे फॉर द प्रोसेस। तो जनरल इक्वेशन में हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो ये होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है, अब ये देखिए कि पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास बोरॉन था उसका 5 था, तो हमारे पास रिजल्ट में कार्बन मिल रहा था जिसका मास नंबर हमारे पास क्या था, उसका मास नंबर तो सेम था, हमारे पास क्या था कि 12 था, लेकिन एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था वहाँ पर 5 था और रिजल्ट में हमें 6 मिल रहा था। अब यहाँ पर देखिए 23 - 12, तो हमारे पास अगर हम देखें 23 - 12 तो हमारे पास 11 क्या है, 23 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या हुआ कि न्यूट्रॉन्स कम है, 11 न्यूट्रॉन्स हैं और 12 क्या है, प्रोटॉन्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर मेरे पास ज्यादा हो गए। तो अब जब डीके होगा तो हमारे पास रिजल्ट में सोडियम मिल रहा है और इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन हमें इमिट आउट हो रहे हैं और रिजल्ट में हमें उसके साथ न्यूट्रॉनो भी क्रिएट हो रहा है। तो हो क्या रहा है, आपके पास जो है मैग्नीशियम जो है सोडियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी बात, अब देखें कि आपके पास एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो गया है बाय 1, 12 था तो 11 हो गया। ये फर्दर हमें दिखाया कि प्रोटॉन हमारे पास कन्वर्ट हुआ है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी न्यूक्लियस की इंटरनल स्टेबिलिटी में हमने क्या दिखाया कि जो वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा थे इन बीटा बीटा नेगेटिव डी के, तो वहां पर हमारे पास न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन इन बीटा पॉजिटिव डी के हमारे पास जो है वहां पर न्यूट्रॉन्स है प्रोटॉन्स पे कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास इन बीटा पॉजिटिव डी के यहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन्स एक्सेस में है, तो वो क्या होगा कि हमारे पास एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू इंटरनल स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी उसकी किस में, न्यूट्रॉन्स में। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने लॉस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो हमारे पास जो है वो ये क्रिएशन हुई है। ठीक है, देन आपके पास वहां पर +1 हो रहा था यहाँ पर एटॉमिक नंबर में और यहाँ -1 हो रहा है, तो आपके पास जो इमिट आउट हो रहे हैं वो बीटा पार्टिकल इमिट आउट हो रहे हैं, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव इमिट आउट हो रहे हैं, यानी पॉजिट्रॉन इमिट आउट। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारे पास वी हैव टू वेव्स, हमारे पास इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मोर देन न्यूट्रॉन्स, अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा हो जाए तो हमारे पास 2 वेज होते हैं। एक तो हमने पढ़ा हमने कि बीटा पार्टिकल जिसमें हमारे पास जो है पॉजिट्रॉन इमिट आउट हो रहे होते हैं, बीटा पार्टिकल यानी बीटा पॉजिटिव पार्टिकल्स, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो रहे होते हैं, सॉरी पॉजिट्रॉन इमिट आउट हो रहे होते हैं, और रिजल्ट में उसके साथ हमें एक और जो है यूनिट न्यूट्रिनो मिल रहा होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो होता है वो भी हमारे पास एक वे है जहाँ पर हमारे पास प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हमारे पास जब देखते हैं एक डायग्राम होती है इसकी, फर्दर मैं आपसे जो है डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, फर्स्ट कर लीजिए ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में मेरे पास ये जो है और ये आपके पास सॉरी मैं एक बड़ी सी डायग्राम बनाती हूँ, ये डायग्राम कुछ छोटी हो गई। और फर्स्ट कर लीजिए कि मेरे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट कर लीजिए मेरे पास के शेल है। ठीक है, और यहाँ पर मौजूद मेरे पास ये क्या है, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये, इसमें सॉरी यहाँ मौजूद है मेरे पास ये प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट कर लीजिए मेरे पास ये प्रोटॉन्स है, और फर्स्ट कर लो कि मेरे पास ये 4 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि एक्सेस में प्रोटॉन्स हैं और जो है न्यूट्रॉन्स मेरे पास क्या है, कमी है। फर्स्ट कर लीजिए मेरे पास इसमें इस वक्त कितने हैं, 4 जो है मेरे पास ये प्रोटॉन्स हैं
और 3 जो है मेरे पास न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, इन पे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन्स पे, क्योंकि वो चार्जलेस होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे के शेल्स की स्नैच। अब होता क्या है कि अब जाहिर है यहाँ पर तादाद में प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं, तो हम अब होगा क्या कि ये प्रोटॉन क्या करेगा कि फर्स्ट के शेल जो कि ग्राउंड स्टेट वाला है, जो सबसे क्लोजेस्ट इसके जो शेल होगा यानी के शेल, वो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को स्नैच कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा प्रोटॉन, ठीक है। इसके एब्जॉर्ब करने से अब देखो, अब एब्जॉर्बिंग हो गई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, और न्यूट्रल बनने के बाद वो क्या बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं कि कैप्चर कह रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोटॉन होता है जो कि के शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, पॉजिट्रॉन जो है प्रोड्यूस करता है, और दूसरी बात कि वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया। इसके कॉम्बिनेशन दिस प्रोसेस अकर्स, ये ऐसा प्रोसेस कब होता है, जब आपके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेडियो का ग्रुप फॉर्म में हो, और इन दिस प्रोसेस आपके पास प्रोटॉन जो इनसाइड द न्यूक्लियस ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरा का पूरा न्यूट्रॉन में, बाय कैप्चरिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट में से जहां आपके पास वो ऑर्बिट, जहां पर आपके पास जो वो ऑर्बिट जो कि न्यूक्लियस से बहुत करीब करीब हो, ठीक है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना, कैप्चर करना उसके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि उस ऑर्बिट की एनर्जी जो है कम होती है, जबकि अगर आप किसी हाई लेवल पे चढ़ जाओ, किसी हाई एनर्जी लेवल पे चले जाओ, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना, कैप्चर करना इतना आसान नहीं होगा। निकाल सकते हैं पर इतना आसान नहीं होगा प्रोटॉन को वहां से इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना। एक तो बहुत दूर है, दूसरी बहुत हाई हाई एनर्जी लेवल्स में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो एनर्जी उसको ज़्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वहाँ से वो आराम से ले लेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर यूजली कैप्चर्ड फ्रॉम के शेल्स, तो इसको हम, अगर वो के शेल से कैप्चर कर रहा है तो हम उसको कहते हैं के कैप्चर्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो कैप्चर्ड। ये कि हम ये भी हमने बात की है कि इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फर्स्ट ये ग्राउंड स्टेट से ही कैप्चर करे, बल्कि आगे फर्दर जो हाई एनर्जी स्टेट्स होते हैं वहाँ से भी कैप्चर कर सकते हैं, लाइक एल एंड एन शेल। तो इसका मतलब है इन दिस प्रोसेस जो हमारे पास डॉटर न्यूक्लाई है उसका मास नंबर तो हमारे पास सेम रहता है, लेकिन पैरेंट न्यूक्लाई एज दैट ऑफ पैरेंट न्यूक्लाई, बस उसका जो मास एटॉमिक नंबर होता है वो डिक्रीज हो जाता है बाय 1 यूनिट। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन ये बनती है, जिसमें हमने ये बात की कि इलेक्ट्रॉन का हमारे पास कैप्चर होता है और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा होता है, पॉजिट्रॉन मिल रहा होता है, ठीक है। बीटा इमिशन इज डोमिनेट अदर टू मोड्स। अच्छा, ये जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इन तीनों मोड्स में जो सबसे ज़्यादा हमारे पास डोमिनेट होता है ना, वो बीटा इमिशन होता है, बीटा नेगेटिव इमिशन, जो कि नॉर्मली हमारे पास ऐसा होता है कि पूरे हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मली हमारे पास जो स्टेबल हालत होती है एटम्स की, उसमें ज़्यादातर हमें जो है, अगर आप देखें तो हमारे पास न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा तादाद में मिल रहे होते हैं। और अगर हमारे पास न्यूट्रॉन ज़्यादा तादाद में, इसका मतलब है कि उस वक्त जो है कोई भी न्यूक्लियस है तो वो स्टेबल स्टेट में है। अगर प्रोटॉन्स की कमी है तो इसका मतलब है वो जो न्यूक्लियस है वो उस वक्त स्टेबल स्टेट में नहीं है। तो ऐसा हमें हमें इसलिए इन तीनों मोड्स में से, जिसमें हमें बीटा डीके पढ़ा, तो इन तीनों मोड में से जो सबसे डोमिनेंट जो डीके हुआ वो बीटा नेगेटिव डीके होगा, क्योंकि हमारे पास जो है नॉर्मली जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एक्चुअली जो है वो अ, कम होते हैं हमेशा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। तो ये एक स्टेबल स्टेट है, तो इसको फर्दर बताना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि क्यों हम आज का टॉपिक यही फर्दर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम आपसे जो उसमें होगी हाउस में हम गैमा डीके पढ़ेंगे फर्दर। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।